नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अपन जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को अपन कई सारे भागों में बांट कर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, आपका तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और आरएस, अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती है, सब में आता है। विशेषकर जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट जिसके सिलेबस में लगता है उनमें तो आता ही आता है, और बाकी जो छोटी मोटी और भर्ती है उनमें भी ये बड़ा उपयोगी टॉपिक है। तो आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके परिचय के बारे में। इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे अपन, और परिचय में क्या क्या चीज पढ़ेंगे वो भी देख लो आप लोग। परिचय में अपन पढ़ेंगे इसकी खोज कैसे हुई, इसके बाद में इसका नाम कैसे रखा गया, नामकरण की बात करेंगे अपन। तो खोज कैसे हुई, फिर नामकरण कैसे रखा गया, इसके बाद में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस प्रकार से फैली हुई है, ये बात करेंगे अपन। और इसके बाद में बात करेंगे इसके कालक्रम की, कि इसका समय कहाँ से कहाँ तक था, कब से कब तक था। तो खोज, नामकरण, विस्तार और काल, ये सब बातें अपन करेंगे इसके परिचय में। और इसके निर्माता कौन थे, इस सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये बात भी अपन परिचय में देखेंगे। इसके बाद में दूसरी बात करेंगे अपन इसकी विशेषताओं की, कि इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस सभ्यता में की नगरीय विशेषताएं क्या क्या है, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता है। इस सभ्यता में समाज किस प्रकार का था, यानी इनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसके बाद में इस काल में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, मतलब इनके आर्थिक पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। और इस काल की धार्मिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, उसका भी अध्ययन करेंगे। और राजनीतिक पक्ष क्या था इस सभ्यता का, उसका अध्ययन भी अपन इनकी विशेषताओं में करेंगे। नगर में सड़कें किस प्रकार की थी, नालियां किस प्रकार की थी, ये सारी की सारी चीज की भौतिक जो विशेषताएं हैं वो सारे की सारी अपन पढ़ेंगे। तो विशेषताओं की बात भी अपन करेंगे। और लास्ट में अपन बात करेंगे इसके स्थलों की, कि इसकी कौन कौन सी साइटें हैं जहां से अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो ये अपना टॉपिक रहेगा। टॉपिक की रूपरेखा मैंने आपको बता दी है, कि परिचय पढ़ेंगे, परिचय में क्या क्या चीज अपने को पढ़नी है, फिर विशेषताएं अपन पढ़ेंगे, विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो अपन अध्ययन करेंगे। और लास्ट में इसके बड़े स्थल है, छोटे स्थल है, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। स्थलों की बात करें तो सबसे पहला खोजा गया स्थल इसका है जिसका नाम है हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। ज्यादातर जो स्थल है वो पाकिस्तान में ही है, और भारत में भी खूब सारे स्थल है, अफगानिस्तान में भी है। यानी ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों में था। तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। इसके बाद में आपका अपने राजस्थान में एक कालीबंगा नाम का स्थल भी है, बहुत पॉपुलर है, और इसका प्रश्न भी आता है। इस बार लेवल 1 का जो पेपर था उसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, कालीबंगा के लोगों की शल्य चिकित्सा के बारे में कथन दे रखा था, और कारण भी दे रखा था कि किस कारण ये इस प्रकार की चिकित्सा की जाती थी। तो ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। धौलावीरा है, लोथल है, सहुंदड़ो है, बहुत सारी साइटें हैं। लगभग 2,500 से ज्यादा इसके स्थल आज तक खोजे जा चुके हैं। लगभग इसका विस्तार है 15 लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो आज इस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मित्रों, अपन शुरू करते हैं इस सभ्यता के परिचय से। और परिचय में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन खोज के बारे में, कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। तो सबसे पहले एक फोटो देख रहे हो आप, ये व्यक्ति है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन तो इसका बदला हुआ नाम है, वैसे इसका नाम जॉन लेविस था, मूल नाम जॉन लेविस था। तो मैं लिख देता हूं नीचे जॉन लेविस, जिसको अपन चार्ल्स मैसन कहते हैं। चार्ल्स मैसन तो लिखा हुआ अंग्रेजी में, ये चार्ल्स मैसन है। चार्ल्स मैसन पहला यूरोपीय व्यक्ति है, पहला अंग्रेजी व्यक्ति है जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में अपने को बताया था। क्या होता है कि चार्ल्स मैसन ने ब्रिटिश था, अंग्रेज था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सेवा में लग गया, फौजी था ये। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया के आधे देशों पर कब्जा कर रखा था और वहां पर ये राज चलाते थे।
वहां पर इनकी सेना भी होती थी। तो इस सेना में एक व्यक्ति जिसका नाम चार्ल्स मैसन, जिसको अपन जॉन लेविस कहते हैं, वास्तविक नाम जॉन लेविस ही था, बाद में इसने अपना नाम बदल लिया और क्या रख लिया, चार्ल्स मैसन। क्यों रखा ये बात भी अपन करेंगे। ये अंग्रेजी सेना में अधिकारी था और इसकी पोस्टिंग थी अपने भारत में आगरा में। आप कई बार भरतपुर का युद्ध पढ़ते हो, 1805 ईस्वी में भरतपुर पर आक्रमण किया गया था रेनाल्ड लेक के द्वारा, जिसको आप लॉर्ड लेक भी कहते हो। जो उस समय भरतपुर के राजा हुआ करते रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के काल में लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में 5 बार आक्रमण किया था। और उस 5 बार के आक्रमण की सेना में अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए कौन आया, जॉन लेविस आया या चार्ल्स मैसन आया। तो ये आगरा में अपने यहाँ पर भर्ती हो रखा था, आगरा में इसकी पोस्टिंग थी। अब इसने क्या किया, ये बात है 1826 की। 1826 में इसने नौकरी छोड़ दी, तंग आ गया था अंग्रेजों के रोज रोज की लड़ाइयों से, क्योंकि अंग्रेज तो फंसे ही रहते थे कहीं ना कहीं। इसने अपने कुछ साथियों के साथ में छोड़ दिया और छोड़ करके सेना भाग गया ये इधर पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर चला गया। और वहां पर ही घूमते घूमते सोचे कि यार अब नौकरी तो अपन छोड़ दी है, कोई नई नौकरी करेंगे अपन। और नई नौकरी की तलाश में ये सिंध प्रांत से पंजाब प्रांत में जा रहे थे। पंजाब प्रांत में उस समय राजा थे रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के पास में जा रहे थे। इनके साथी भी थे और ये भी थे। और जब ये पंजाब प्रांत में जा रहे थे, पंजाब प्रांत में एक गांव आया जिसका नाम था हड़प्पा। पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला, जिसको आजकल अपन साहिवाल कहते हैं, उस गांव का नाम है हड़प्पा। आज भी ये गांव है। उस हड़प्पा गांव में एक टिल्ला था बाहर की साइड में, उस टिल्ले पर रुक गए सारे के सारे सैनिक, ये 5-7-10 सैनिक थे वो, और साथ में चार्ल्स मैसन रुक गए। तो वहां पर कुछ सील्स पड़ी थी, मोहर पड़ी थी उस टिल्ले के ऊपर। तब इसने उन मोहरों को देखा, उन सीलों को देखा, और देखने के बाद में कहा कि पहले यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता हुई होगी, कोई ना कोई लोग यहाँ पर रहते होंगे। इसने ये भी कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई लड़ी होगी, इसी कारण ये टूटे हुए मोहरे, ठीक रहे, ये बिखरा हुआ सामान पड़ा यहाँ पर, खंडर पड़े हैं यहाँ पर। तो इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर अलेक्जेंडर और पोरुस के बीच में, जो पोरस नाम का राजा था उसके बीच में लड़ाई हुई थी, वो यहीं पर हुई थी। तो ऐसी बात इन्होंने बताई। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई हड़प्पाई सभ्यता थी, ये नहीं कहा। इन्होंने कहा कि कोई ना कोई सभ्यता भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी गई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, वो यहाँ पर हुआ होगा, ऐसी बात इन्होंने बताई। मतलब हड़प्पा सभ्यता की ओर सबसे पहले ध्यान दिलाने वाला जो व्यक्ति था ना, वो कौन था, चार्ल्स मैसन या जॉन लेविस था। इसने अपना नाम क्यों बदला, क्योंकि ये सेना छोड़कर भागा था, और भागे हुए व्यक्ति पर सेना केस चलाया करती थी। कोई आदमी छोड़कर भाग गया सेना, तो उसके ऊपर केस चलाती थी। तो इसने उस केस से बचने के लिए अपना नाम बदल लिया, छद्म नाम रख लिया। और बदला हुआ नाम क्या था, चार्ल्स मैसन। वैसे इसका डॉक्यूमेंटली नाम क्या है, जॉन लेविस। तो इस सभ्यता की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला व्यक्ति है जॉन लेविस या चार्ल्स मैसन। 1826 में इन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर कोई ना कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है। तो याद रखना, सबसे पहली जानकारी 1826 ईस्वी में किसके द्वारा दी गई, तो दोस्तों चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई। याद रखना, चार्ल्स मैसन, और इसका वास्तविक नाम क्या है, जॉन लेविस नाम है। जॉन लेविस के द्वारा ये जानकारी अपने को दी गई। इन्होंने बाद में एक लेख लिखा, ठीक है, और ये लेख लिखा जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज नाम का लेख लिखा, और इसमें इस स्थल के बारे में इन्होंने जिक्र भी किया। मतलब किसका जिक्र किया, हड़प्पा का उल्लेख किया इसने। तो हमसे पूछ ले पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति कौन था, पहला ब्रिटिश कौन था, तो आप कहोगे जॉन लेविस था या चार्ल्स मैसन था। इसके बाद में ये जगह है चर्चा में आ गई, क्योंकि इस बात का उल्लेख इन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नीज नाम के अपने लेख में कर दिया, और बाद में ये चर्चा में आ गई। तो यहाँ पर कई सारे लोग आए, जैसे अलेक्जेंडर बंस भी आया था यहाँ पर, और भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिगम। और अलेक्जेंडर कनिगम इस जगह के बारे में जानने के लिए यहाँ पर 3 बार आए थे, 3 बार दौरा किया था उन्होंने। तो अलेक्जेंडर कनिगम पहली बार 1853 ईस्वी में यहाँ पर आए। ये अलेक्जेंडर कनिगम है जिनको अपन भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। तो 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिगम पहली बार यहाँ पर आए। अलेक्जेंडर कनिगम पढ़ते हो आप इनके बारे में। अलेक्जेंडर कनिगम का भारत के इतिहास को उज्जवल बनाने में बड़ा योगदान है।
और जितनी भी साइटें, जितने भी स्थल मिल रहे हैं, उनकी खोज आजकल करवाता है एएसआई। एएसआई का मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग। और भारतीय पुरातत्व विभाग को बढ़ाने वाला पहला व्यक्ति कोई था, तो वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड केनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड केनिंग के काल में 1861 ईस्वी में एक विभाग बनाता है कलकत्ता में, जिसका नाम है एएसआई, भारतीय पुरातत्व विभाग। लेकिन वर्तमान में इसका जो ऑफिस है ना, मुख्यालय है, वो है नई दिल्ली में। और वो विभाग आजकल जितनी भी साइटें हैं, जितने भी स्थल हैं, उनकी खोज का काम और उनकी खुदाई का काम करता है। तो आपसे पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, या भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, तो उत्तर क्या बताओगे? अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम इतिहास में रुचि रखते थे, मुद्रा शास्त्री थे, सिक्कों में रुचि रखते थे, कॉइन्स में, न्यूमिस्मेटिक्स जिसको अपन कहते हैं, सिक्के जिनको अपन कहते हैं, उन सिक्कों में बड़ा इंटरेस्ट था इनका। तो ये यहाँ पर जानकारी लेने के लिए है कि यहाँ पर मामला क्या है, जैसा कि अलेक्जेंडर बंस अपने को कह रहा है। और इसके अलावा आपके ये चार्ल्स मैसन भी बता रहा है अपने लेख में कि है यहाँ पर क्या। तो ये 1853 ईस्वी में आए, यहाँ पर आए। यहाँ पर इनको एक मोहर मिली, एक सील मिली, ठीक है। उसके ऊपर कुब्बड़ वाला बैल था। और कुब्बड़ वाले बैल हमारे उस समय कम ही थे, क्योंकि आजकल भी देख लो आप, गांव में कोई एक दो मिलेगा, बिना कुब्बड़ वाले बैल खूब सारे मिल जाएंगे। तो कुब्बड़ वाले बैल की वहां पर उसके ऊपर फोटो बनी हुई थी, उस सील के ऊपर। तब अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि ये सील भारत की नहीं है, ये विदेशी है, मिस्र की हो सकती है। और मिस्र की जो सभ्यताएं हैं, उनकी कोई सभ्यता यहाँ पर बसी होगी, उनका ही कोई हिस्सा यहाँ पर बसा होगा, ऐसा इन्होंने बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। फिर कई दिन बाद में 1856 ईस्वी में वापस से इस गांव में आए, और इसके बाद में तीसरी बार 1872 ईस्वी में आए। मतलब कुल 3 बार इन्होंने किस जगह का दौरा किया? हड़प्पा का दौरा किया इन्होंने। कुल 3 बार यहाँ पर आए भी। और इन्हीं के द्वारा भारत में कौन सा विभाग बनाया गया था? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया गया था। और उस विभाग का काम क्या है? कोई भी स्थल है उसकी खोज करना, उसका संरक्षण करना, और पुराने जो मंदिर है, पुरानी इमारतें हैं, पुराने भवन हैं, उनका संरक्षण करना। ये थोड़े दिन पहले चर्चा में भी आया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने एक बात बोल दी थी कोर्ट में, वकीलों की जब बहस हुई कि जो मंदिर है भगवान विष्णु का, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, तब सीजीआई साहब ने कहा था कि ये काम भारतीय पुरातत्व विभाग का है, ये कोर्ट का नहीं है, भारतीय पुरातत्व विभाग करेगा इसका संरक्षण। तो भारतीय पुरातत्व विभाग थोड़े दिन पहले चर्चा में भी रहा था। और भारतीय पुरातत्व विभाग कब बनाया गया था, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो भारतीय पुरातत्व विभाग, जिनको एएसआई भी कहते हैं अपन, भारतीय पुरातत्व विभाग, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई। किसके काल में? लॉर्ड केनिंग के काल में। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड केनिंग थे। 1857 की क्रांति से पहले 1856 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे। तो बाद में वाइसराय बना दिया गया था इनको। तो वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग के काल में इसकी स्थापना की गई। और इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको अपन एक कनिंघम भी कहते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे, जिनको कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। याद रखना, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक इनको कहा जाता है। इसका जो वर्तमान में इसका जो हेड ऑफिस है, इसका जो मुख्यालय है, वो दिल्ली में है। एक बार बीच में ये बंद भी कर दिया गया था 1888 ईस्वी में। बंगाल के एक जिला कलेक्टर हुआ करते थे बंगाल में, अ, आपके एडवर्ड बक नाम था उनका, उसके काल में इसको बंद कर दिया गया। क्योंकि कोई भी संस्था होती है, उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। बिना पैसा आप कोई भी काम नहीं कर पाते। आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए भी पैसा लग रहा है, आप खा रहे हो तो इसके लिए भी पैसा लग रहा है, हर चीज के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसा था नहीं संस्था चलाने के लिए, इस कारण 1888 में इस संस्था को बंद कर दिया गया अलेक्जेंडर बक के द्वारा। इस कारण उस संकट को कहते हैं अपन बक संकट। बाद में
1802 में इसका पुनर्गठन किया गया, सॉरी 1902 में, 1902 में इसका पुनर्गठन किया गया लॉर्ड कर्जन के काल में। और 1902 ईस्वी में इस विभाग का नया जो निदेशक है वो बनाया गया, जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल ने जो काम किया ना, वो वास्तविकता में काबिल तारीफ था। सर जॉन मार्शल के काल में ही सबसे बड़ी सभ्यता, जिसके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी, उसकी खोज हुई, जिस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करवाने का जो श्रेय है ना, वो है सर जॉन मार्शल को। तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और एक बार ये बंद भी हो गया था 1888 से लेकर के 1902 के बीच में। और वित्तीय संकट आ गया था, इस संकट को अपन क्या बोलते हैं, बक संकट। तो बक संकट के कारण ये बंद रहा, और बाद में इसका किया गया पुनर्गठन। तो ये भी आप लोग याद रखना। और पुनर्गठन पुनर्गठन 1902 ईस्वी में किया गया, और किया किसके काल में गया था, कर्जन के काल में। ठीक है। और कर्जन ने सर जॉन हर्बर्ट मार्शल, पूरा नाम है उनका सर जॉन हर्बर्ट मार्शल को, इसका क्या बनाया, महानिदेशक बनाया, डायरेक्टर बनाया। और इसी के काल में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है। तो पूरा नाम था सर जॉन हर्बर्ट मार्शल। कर्जन के काल में इसका पुनर्गठन किया गया। इसके पूरे भारत में सर्कल ऑफिस है 34 ऑफिस बने हुए पूरे भारत में, और जिसमें से 2 अपने राजस्थान में है। एक तो जोधपुर में है, और एक जयपुर में है। 2 ऑफिस अपने एएसआई के राजस्थान में भी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार पेपर में पूछा गया कि जब देश आजाद हुआ ना, उस समय इसके डायरेक्टर कौन थे। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई, उस समय एएसआई के डायरेक्टर कौन थे, तब जॉन मार्शल थे। और सबसे पहले डायरेक्टर कौन थे ये पूछ ले, तो अलेक्जेंडर कनिगम थे, जिनको अपन भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। और कई बार पूछ लेते हैं कि स्वतंत्रता के समय, जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय इसके निदेशक कौन थे। स्वतंत्रता के समय महानिदेशक, या इसके स्वतंत्रता के समय महानिदेशक, महानिदेशक। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके महानिदेशक थे मार्टिन व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर भी कहते हैं, और मार्टिन व्हीलर भी इनको अपन कहते हैं। और आपसे पूछ ले कि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में है इसके यदुवीर सिंह रावत। इसके वर्तमान में डायरेक्टर है, महानिदेशक है, और ये आज भी नई दिल्ली में चल रहा है। तो इस संस्था को बनाने का काम किया था अलेक्जेंडर कनिगम ने, जिसको कहते हैं अपन भारतीय पुरातत्व विभाग, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की 3 बार उस स्थल का, उस टिले का 3 बार दौरा किया था। 1853 में, फिर 56 में, और 1842 में। और इनको सिलें मिली, जो मोहरें मिली, उनको कहा कि ये सिलें विदेशी हो सकती है, हो सकती है भी, ऐसा इन्होंने अंदाजा लगाया था। इसके बाद में क्या हुआ मित्रों, 1856 की बात है। 1856 ईस्वी में लाहौर से लेकर कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई। कहां से कहां तक बिछाई गई, लाहौर से लेकर के कराची के बीच में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन का निर्माण करवाया। और रेलवे लाइन, सड़क है, ये सब जो काम करवाए जाते हैं ठेके पर करवाए जाते हैं, लीज ठेके पर दे दिया जाता है। और ये काम ठेके पर दिया गया ब्रंटन बंधुओं को। एक का नाम जॉन ब्रंटन और एक का नाम विलियम ब्रंटन, दोनों भाइयों को दे दिया गया, जिनको ब्रंटन बंधु कहते हैं अपन। और ये यहाँ पर लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, लाहौर से लेकर कराची के बीच में। और ये लाइन जिस गांव से गुजरी ना, उस गांव का नाम क्या है, हड़प्पा। और हड़प्पा गांव का वो टीला
जहां पर 3 बार तो आए थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और सबसे पहले आया था यहाँ पर चार्ल्स मैसन। तो वो टीला बीच में आ गया अभी। अब टीला बहुत ऊंचा था। तब अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने, रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि इस टीले को काट दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, साइड से मिट्टी को हटा दिया जाए। तो बाद में जब मिट्टी हटाई गई, उस टीले को काटा गया, तब वहां से खूब सारी ईंटें निकली। और इन ईंटों के बारे में जो मजदूर थे ना, वो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने ब्रंटन बंधुओं को बताया। जो ब्रंटन बंधु थे, 2 भाई थे, उनको बताया। एक का नाम जॉन ब्रंटन और एक का नाम विलियम ब्रंटन। इनको कहा कि साहब ईंटें निकल रही है। इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है, फायदा है, अच्छी बात है, ये तो ईंट निकल रही है तो फ्री में मिल जाएगी अपने को ईंटें। क्योंकि जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो उसके नीचे रोड़े लगाए जाते हैं। उन रोड़ों की जगह इन ईंटों को अपन काम में ले लेंगे। जब वो ईंटें निकली तो उन ईंटों का उपयोग उन रोड़ों के स्थान पर रेलवे लाइन के नीचे कर लिया गया। मतलब इन ठेकेदारों ने क्या किया, किसी के सामने चर्चा नहीं की, ईंटें निकाली और रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। करप्शन पहले से चल रहा है, और करप्शन का शिकार कौन सा टीला हो गया, हड़प्पा का। तो खूब सारी सामग्री इसके नष्ट कर दी इन लोगों ने, और रेलवे लाइन के नीचे वो ईंटें बिछा दी। तो यहाँ से कुछ अवशेष मिले, लेकिन अवशेष काम के नहीं है। अवशेष काम के क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे जो ईंटें वगैरह, बाठे वगैरह जो मिले थे, वो सारे के सारे यहाँ पर बिछा दिए गए। इसके बाद में एएसआई का पुनर्गठन किया जा चुका था, और एएसआई का पुनर्गठन किया गया था कर्जन के काल में 1902 ईस्वी में। और इसके जो डायरेक्टर बनाए गए थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, ये सर जॉन मार्शल है अभी। ठीक है, ये एएसआई के डायरेक्टर रहे हुए हैं। और इन्हीं के काल में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब इनको पता चला कि यार एक टीला है, उस टीले पर 1826 में चार्ल्स मैसन जाकर आ गया। उसने एक लेख लिखा, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसके बाद में 3 बार अलेक्जेंडर कनिंघम जाके आ गए। और अब मैं भी पता करता हूं। तो इन्होंने 1921 ईस्वी में एक व्यक्ति को भेजा इस टीले के ऊपर, हड़प्पा गांव में भेजा भी। और उस व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। ये व्यक्ति है दयाराम साहनी, इनको भेजा। ठीक है, ये है आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी, और ये है जॉन मार्शल। तीनों व्यक्ति है। ये बात है 1921 ईस्वी की। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा एक व्यक्ति को, जिसका नाम है दयाराम सानी, दयाराम सानी, इनको भेजा भी कि आप जाओ पता करके आओ। और 1921 ईस्वी में दयाराम सानी किसके कहने पर? जॉन मार्शल के कहने पर। क्योंकि जॉन मार्शल ही तो काम करवाएगा। क्योंकि जॉन मार्शल इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर है। और इस विभाग का काम क्या है? पुराने स्थलों की खोज करना, उसका संरक्षण करना, पुरानी इमारतों का संरक्षण करना, पुराने जो स्थान है, पुरास्थल है, उनका संरक्षण करना। तो इस व्यक्ति ने, मतलब जॉन मार्शल ने, दयाराम सानी को 1921 ईस्वी में जिस गांव में भेजा, उस गांव का नाम है हड़प्पा। और यहाँ पर इन्होंने हड़प्पा के टीले की खुदाई शुरू की, और यहाँ से कई सारे अवशेष प्राप्त किए। मतलब किस स्थल की खोज की इन्होंने? हड़प्पा की खोज की। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तब उत्तर करोगे 1921 ईस्वी में हुई। और आपसे पूछ ले कि सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला या हड़प्पा गांव को विजिट करने वाला, हड़प्पा के संदर्भ में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तब आंसर करना आपको चार्ल्स मैसन। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले जानकारी दी गई, लेकिन खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई, जॉन मार्शल के कहने पर की गई। जॉन मार्शल ने जस्ट अगले साल 1922 ईस्वी में दूसरे व्यक्ति को भेजा, जिसका नाम है आर डी बनर्जी, मतलब राखलदास बनर्जी। इनको भेजा 1922 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में जिस गांव में भेजा, उस गांव का नाम है मोहनजोदड़ो। गांव का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर जाके इन्होंने खड्डे खोदने शुरू किए, और मोहरे, सिक्के, मृद भांड, ये सब चीजें वहां से मिलने लग गई। और दूसरी सभ्यता स्थल मिल गया, जिसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी के द्वारा, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा, दो मिल गए। और इसके बाद में तो लाइन ही लगा दी एएसआई ने। बहुत सारे स्थलों की खोज की गई। फिर चौंदड़ो की गई, फिर धोलावीरा की, कालीबंगा की,
आपके लोथल की अनेक सारे स्थल खोजे गए और लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में आज तक 2,500 से ज्यादा स्थल इसके खोजे जा चुके हैं। और इस क्रांतिकारी काम को करने का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है सर जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल शायद भारत में एएसआई के डायरेक्टर नहीं बनते तो शायद ही ये सभ्यता खोजी जाती। इस सभ्यता के बारे में ज्यादातर काम सर जॉन मार्शल के द्वारा करवाए गए। अब 2-3 स्थल मिल गए, खूब सारी सामग्री यहां से मिल गई, और इसके बाद में जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में इसको एक नाम दिया, और नाम दिया सिंधु सभ्यता। क्यों नाम दिया बे सिंधु सभ्यता? कोई ना कोई तो कारण होगा। इसके शुरू शुरू के जो स्थल है ना, वो सिंधु नदी और उसकी सहायक जो नदी है ना, उसके किनारे मिले। तब जॉन मार्शल ने कहा कि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तंत्र में हुआ है, इस कारण इस सभ्यता का नाम रख दिया जाए सिंधु सभ्यता। तो पहले अपन ने खोज करने की बात पढ़नी थी अपने को, और खोज करने की बात को अपन ने पढ़ लिया मित्रों परिचय में कि खोज किस प्रकार से हुई। तो खोज हो गई, और खोज के बारे में बाद में अपने को पढ़ना है नामकरण के बारे में, कि इस सभ्यता का नाम कैसे रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, और क्या क्या नाम है इस सभ्यता के। तो क्या हुआ कि ये खोज होने के बाद में 1921 में खोज हो गई हड़प्पा की, 1922 में हो गई आपके मोनजोदड़ो की खोज। जब खोज हो गई, खोज होने के बाद में इंटरव्यू लिया गया अखबार वालों के द्वारा, क्योंकि टीवी वगैरह तो इतना ज्यादा कोई वो था नहीं। तो अखबार वालों ने इंटरव्यू लिया इनका, साक्षात्कार लिया इनका जॉन मार्शल का, क्योंकि एएसआई के डायरेक्टर जॉन मार्शल है। और जॉन मार्शल को कहा कि साहब एक बार आप हमें अपने थोड़ा इस तो साइटें मिली, जो स्थल मिले उनके बारे में बता दो। एक अखबार था लंदन वीकली, लंदन से निकलता था, सप्ताह में एक बार निकलता था, इसी कारण उसको पर लंदन वीकली कहते हैं। सितंबर 1924 की बात है, और उस अखबार का नाम था द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। लंदन की खबरें छपती थी उसमें। उस अखबार में पहली बार जॉन मार्शल के द्वारा एक लेख लिखा गया सितंबर 1924 ईस्वी में, और उस लेख में उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तंत्र में हुआ है, इस कारण इस सभ्यता को कहा जाए सिंधु सभ्यता। तो आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता नाम किसके द्वारा दिया गया, आंसर करोगे सर जॉन मार्शल के द्वारा। और ये नाम कब दिया गया, तो आंसर करोगे 1924 ईस्वी में। तो पहले तो खोज की बात करी अपन ने, और अब किसकी बात करेंगे मित्रों? अब अपन बात करेंगे नामकरण की, इसका नाम क्या क्या रखा गया है। तो इस सभ्यता की घोषणा की गई 1924 में, सबसे पहले सितंबर 1924 ईस्वी में। सितंबर 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की घोषणा की एक अखबार में, और वो अखबार है लंदन वीकली, जिसको अपन कहते हैं द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, ये समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र में लिखा गया, एक लेख लिखा गया, और ये लेख लिखने का काम करते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने एक लेख लिखा, और इस लेख में कहा कि सिंधु सभ्यता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तंत्र में हुआ है। इस कारण जॉन मार्शल ने इस लेख में इस सभ्यता को नाम क्या दिया, सिंधु सभ्यता नाम दिया। तो सिंधु सभ्यता नाम देने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सर जॉन मार्शल, क्योंकि जॉन मार्शल इसके संरक्षण का काम कर रहे हैं, इसकी खोज का काम करवा रहे हैं, इसकी खुदाई का काम करवा रहे हैं। और जॉन मार्शल ने एक लेख लिखा द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में, और इसमें नाम दिया इन्होंने सिंधु सभ्यता। इसके बाद में 1931 की बात है। 1931 में इन्होंने एक किताब लिखी भी, मार्शल ने एक पुस्तक लिखी 1931 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एंड मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नाम की एक किताब लिखी इन्होंने 1931 ईस्वी में। इस किताब में इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता के इतर,
मतलब सिंधु सभ्यता को छोड़कर, इसके सिंधु नदी को छोड़ करके या उसकी सहायक नदियों को छोड़ करके कोई अन्य जगह से इसके स्थल मिलते हैं तो इस सभ्यता का नाम रखा जाएगा भारतीय सभ्यता। क्या नाम रखा जाएगा? भारतीय सभ्यता। तो इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता का विस्तार भारत में था, इस कारण इसको भारतीय सभ्यता भी कहते हैं। और भारतीय सभ्यता नाम देने वाला व्यक्ति भी कौन है? जॉन मार्शल। और इस किताब का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन का मतलब सिंधु सभ्यता, तो ये नाम पहले भी दे चुके हैं द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज अखबार में। और भारतीय सभ्यता इसलिए कहा कि अगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर अन्य जगहों से स्थल मिलेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? भारतीय सभ्यता कहेंगे। इसके बाद में नामों की भरमार हो गई, कई सारे नाम दिए गए, कई सारे नाम दिए गए। एक पाकिस्तान के इतिहासकार है जिसका नाम है मोहम्मद रफीक मुगल, अपन कहते हैं M.R. मुगल। इन्होंने एक किताब लिखी, अर्ली हड़प्पन कल्चर। किताब का नाम है अर्ली हड़प्पन कल्चर। एक पुस्तक लिखी इन्होंने और इस किताब में इन्होंने एक नाम दिया वृत्तर सिंधु सभ्यता। वृत्तर सिंधु सभ्यता। तो वृत्तर सिंधु सभ्यता भी इसको कहा जाता है और नाम देने वाला व्यक्ति है मोहम्मद रफीक मुगल। इसके बाद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गार्डन चाइल्ड, नाम सुना होगा आप लोगों ने, गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने एक किताब लिखी द अर्बन रिवोल्यूशन नाम की किताब लिखी इन्होंने। और इस किताब में इन्होंने कहा कि एशिया महाद्वीप में पहली बार नगर जो बसाए गए थे ना, वो सिंधु सभ्यता में बसाए गए थे। इस काल में एक बड़ी क्रांति हुई, इस क्रांति के दौरान नगर बसाए गए, इस कारण इसको नगरीय क्रांति नाम दिया। तो नगरीय क्रांति भी सिंधु सभ्यता को कहते हैं और कहने वाला व्यक्ति कौन है? गार्डन चाइल्ड। इसकी किताब का नाम है अर्बन रिवोल्यूशन, नगरीय क्रांति। तो सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है अभी, प्रथम नगरीय क्रांति। तो प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको कहा जाता है और कहने वाला व्यक्ति है गार्डन चाइल्ड। M.R. मुगल ने अर्ली हड़प्पन कल्चर कहा। और इसके अलावा एक व्यक्ति है मार्टिन व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर भी कहते हैं और मार्टिन व्हीलर भी कहते हैं इनको। तो मार्टिन व्हीलर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने एक किताब लिखी इन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड नाम की किताब लिखी। और उस किताब में इन्होंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता। तो मार्टिमर व्हीलर ने जो नाम दिया ना, वो नाम क्या दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। किताब का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड नाम की किताब लिखी। तो इंडस वैली, वैली का मतलब घाटी, इंडस का मतलब सिंधु नदी, ठीक है। सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। नाम किताब में ही आ रहा है, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। पहले देखो थोड़ा सा फर्क है, पहले नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। कई किताबों में गड़बड़ कर रखी है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता है तो एक ही, लेकिन नाम देने वाले व्यक्ति अलग अलग है। यहां पर देखो इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा। और इस किताब में देखो सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली, वैली का मतलब होता है घाटी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहने वाला व्यक्ति कौन है? मार्टिन व्हीलर या मार्टिमर व्हीलर है। और मार्टिन व्हीलर के द्वारा जो किताब लिखी गई उस किताब का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इस किताब में इन्होंने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान रखना, तो एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक सिंधु सभ्यता है। इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, इसको वृत्तर सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ये 4-5 नाम हो गए, एक नाम तो ये हो गया, एक भारतीय सभ्यता हो गया, एक सिंधु सभ्यता, ये सॉरी एक आपका वृत्तर सिंधु सभ्यता हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 नाम हो गए इसके। इसके अलावा और क्या कहते हैं सर इसको?
और भी कई सारे नाम है इसके। इसके जो 80% स्थल है ना, जो वर्तमान में जो खोजे जा रहे हैं या खोजे जा चुके हैं, वो मिले हैं सरस्वती नदी के किनारे, जिसको आजकल अपन घग्गर कहते हैं। शुरू के स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले, और आजकल के जो स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे मिले। इस कारण इसका एक नया नाम पड़ गया, आधुनिक नाम पड़ गया। ये शायद अभी रीट वाले पेपर में आया भी था। तो पुराने स्थल आपके सिंधु नदी के किनारे और नए स्थल सरस्वती नदी के किनारे, इस कारण इस सभ्यता का एक नया नाम पड़ गया। इसको अपन कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, तो एक नाम और भी याद रखना आप लोग, इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में 80% जो स्थल है उनका जमाव कहां पर है? सरस्वती नदी के किनारे है। इसके अलावा और भी क्या कहते हैं इसको? इसको तीसरी या तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। क्या कारण है तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कहने का? इसका मतलब इससे पहले दो कांस्य युगीन सभ्यता और हो चुकी है, जहां पर लोग कांस्य को काम में लेते थे, कांस्य धातु को काम में लेते थे, और सिंधु सभ्यता के लोग भी कांस्य धातु को काम में लेते थे। इससे पहले मिस्र में, और इसके अलावा आपके मेसोपोटामिया में। मिस्र और मेसोपोटामिया में भी लोग कांस्य धातु को काम में लेते थे। तो मिस्र और मेसोपोटामिया इससे पहले की हो गई, और तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी हो गई? आपकी सिंधु सभ्यता हो गई, जहां के लोग कांसा काम में लेते थे। इस कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता अपन कहते हैं। तो पहली दो कौन कौन सी है? एक तो मिस्र है और एक मेसोपोटामिया है। तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद में तीसरी जो कांस्य युगीन सभ्यता मित्रों, वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके कई सारे नाम अपन ने पढ़े हैं। तो परिचय अपना चल रहा था, और परिचय में मित्रों अपन ने बहुत सारी बातें कर ली, इसकी खोज की बात कर ली और इसके नाम की बात कर ली। अब पढ़ेंगे इसका विस्तार। इसका विस्तार उत्तर में से दक्षिण में कहाँ तक है, पूर्व से पश्चिम में कहाँ तक है, किस प्रकार से इसका एरिया है, और लगभग कितनी इसमें जनसंख्या रहती थी, ये सारी की सारी बातें अपन करेंगे। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैप एनसीईआरटी की किताब का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैंने ये मैप लिया है, और इसमें कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका। ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है, और सीमा का पता है ही, सीमा इधर नहीं है, सीमा रेखा है ये, और सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। इधर पाकिस्तान है, इधर अपना भारत है, और ऊपर अफगानिस्तान है। इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है मित्रों, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो पहले थोड़ा सा अपन विस्तार पढ़ लेते हैं, कहां से कहां तक है, कितने देशों में है। आप हेडिंग लगा लेना इस सभ्यता के विस्तार के बारे में। विस्तार कितने देशों में है? 3 देशों में इसका विस्तार है। पहली बात तो ये एशिया महाद्वीप के 3 देशों में फैली हुई है। एक है अफगानिस्तान में, एक है पाकिस्तान में, और तीसरा है भारत में। 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार है। इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है मित्रों। किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई है। एक इतिहासकार है रंगनाथ राव, SR राव जिनको अपन कहते हैं। SR राव साहब कहते हैं कि ये सभ्यता 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ये उनका एक पर्सनल मत है। ठीक है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। SR राव के अनुसार, SR राव के अनुसार 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। लगभग इसका एरिया अपन 15 लाख वर्ग किलोमीटर में कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में भी बहुत सारी साइटें, बहुत सारे स्थल खोजे गए थे। ठीक है, तो SR राव के अनुसार है ये, और लगभग क्षेत्रफल इसका 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, और 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई है। इसके बाद में इसके सर्वाधिक स्थल है ना, सर्वाधिक सबसे ज्यादा स्थल, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं सर्वाधिक स्थल कहां पर है वर्तमान में, तो नदी का नाम पूछ लेना, तो आप कहोगे कि सरस्वती नदी के किनारे है।
और राज्य का नाम पूछ लेना कि किस राज्य में ज्यादा है साहब, तब आप कहोगे गुजरात में ज्यादा है। गुजरात में 200 प्लस स्थल खोजे गए हैं इसके, भारत में 200 से ज्यादा साइटें गुजरात में हैं। और जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस समय हमारे पास में दो ही साइट थी, दो ही स्थल थे, बाकी सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए। डिवाइडेशन हो गया 1947 में, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में हमारे हिस्से में दो स्थल आए, एक कोटला नियंग खान पंजाब में है सतलज नदी के किनारे, और एक रंगपुर है गुजरात में मादर नदी के किनारे। दो स्थल अपने हिस्से में आगे, बाकी हमने छोटे भाई को दे दिए, पाकिस्तान को दे दिए, क्योंकि छोटा ही भाई है, भारत का एक छोटा टुकड़ा है, तो उसको दे दिए हमने। बाकी सारी सारी साइटें वहां चली गई। और बाद में एएसआई ने, भारतीय पुरातत्व विभाग ने बड़े जोर शोर से काम किया, और आज की डेट में सबसे ज्यादा स्थल है वो हमारे पास में है, हमारे भारत में है। तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि आजादी के समय भारत में कौन कौन से स्थल थे, स्वतंत्रता के समय कौन कौन से स्थल थे। तो स्वतंत्रता के समय दो स्थल थे। थोड़ा सा ध्यान रखना। एक का नाम कोटला नियंग खान, कोटला निहंग खान, ये मित्रों पंजाब में पड़ता है, और किस नदी के किनारे है, तो याद रखना सतलज नदी के किनारे है। दूसरा रंगपुर, ये मित्रों गुजरात में है, और जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है मादर नदी, मादर नदी के किनारे है। दो स्थल आपके भारत के हिस्से में आए और बाकी पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, तो इसका विस्तार हमने पढ़ा। अब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसका विस्तार कैसे कैसे था। कई बार पूछ लेते हैं कि इस सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है, दक्षिणी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है, पूर्वी स्थल कौन सा है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो 12,99,760 वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई है, और जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता है। तो उत्तर का जो स्थल है ना, उस स्थल का नाम है मांडा। ये देखो मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में है, अखनूर में है, अखनूर जिला है, अखनूर जम्मू कश्मीर में है। जेके लिख लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले में एक जगह है जिसका नाम है मांडा, और एक नदी है, उस नदी का नाम है चिनाव नदी। चिनाव नदी के किनारे ये सभ्यता है, जो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है, क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो ये उत्तरी स्थल हो गया। और इसका दक्षिणी स्थल है आपके कहाँ गया दक्षिणी स्थल, इसमें दिखाया गया नहीं है क्या। दक्षिणी स्थल है आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दक्षिणी स्थल नहीं लिखो दिखाया गया, चलो कोई बात नहीं, अपन यहां पर लिख लेते हैं। दक्षिणी स्थल है वो दैमाबाद है, दैमाबाद, ये अहमदनगर जिले में है, अहमदनगर। और अहमदनगर पड़ता है कहां पर मित्रों, महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र में। और परवरा नदी के किनारे ये स्थल है, परवरा नदी के किनारे इसका दक्षिणी स्थल है। अब देखो दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक ये उत्तर का मांडा है, और ये आपका दैमाबाद हो गया। यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है ना इसकी, वो कितनी है, कई बार ऐसा पूछ लेता है। तो वो इसकी लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर, यहां लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं 1400 किलोमीटर। ये है 1400 किलोमीटर। आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, उत्तर करना है 1400 किलोमीटर। उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा है जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी स्थल कौन सा है, दैमाबाद या दाइमाबाद महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिले में है। इसके बाद में कई बार पूछता है कि साहब पश्चिमी स्थल कौन सा है, पूर्वी स्थल कौन सा है। अब पश्चिमी स्थल की बात करेंगे। पश्चिमी स्थल ये देखो, ये रहा, इसका नाम है सुत्तका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे है ये इसका पश्चिमी स्थल है, पूरी सभ्यता का पश्चिमी स्थल। तो ये पश्चिमी स्थल हो गया, ये पश्चिमी स्थल।
और पश्चिमी स्थल का नाम है सुतका गंडोर। और ये मित्रों कहां पर है? ये है बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान पड़ता है कहां पर? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? तो मित्रों ये दास्क नदी के किनारे है, याद रखना। अब बात करते हैं अपन इसके पूर्वी स्थल की। और पूर्वी स्थल पड़ता है यूपी में, ये भी नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, अपन लिख देते हैं। और पूर्वी स्थल का नाम है आलमगीरपुर। यह है हिंडन नदी के किनारे और मेरठ जिले में दोस्तों। और मेरठ आपको पता ही है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ये इसका पूर्वी स्थल है, ये पूर्वी स्थल। वो पश्चिमी स्थल, अब आपको पता चल गया कि पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है। चलो अब थोड़ा सा इसको अपन दर्शा देते हैं। ये सुतका गंडोर है, यहां से लेकर के यहां तक, ये है आपका पूर्वी स्थल। ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई है 1600 किलोमीटर, सॉरी चौड़ाई, लंबाई नहीं, 1600 किलोमीटर। ये तो लंबाई होगी या ऊंचाई कह सकते हैं, और ये हो गई इसकी चौड़ाई। इस प्रकार से ये सभ्यता फैली हुई है त्रिभुजाकार में। इसका पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल, ये अपन ने पढ़ लिए। अब कई बार क्या होता है कि कई बार पश्चिमी स्थल के बारे में ज्यादा पूछता है पेपर में। क्यों? क्योंकि पश्चिमी स्थल भारत में नहीं है इसका, पश्चिमी स्थल तो पाकिस्तान में पड़ता है, और उसका नाम है सुतका गंडोर। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन करने के लिए वो ऐसे पूछ लेता है पेपर बनाने वाला, क्योंकि आजकल पेपर ही ऐसे आ रहे हैं, पूछ लेता है कि भारत में स्थित पश्चिमी स्थल कौन सा है। आप देखते हैं भारत के नक्शे में, ये भारत का नक्शा है, और ये देखो एकदम कोने पर नागेश्वर। और नागेश्वर भारत में स्थित पश्चिमी स्थल है, याद रखना, भारत में स्थित पश्चिमी स्थल, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है, और पश्चिम दिशा में भारत में ये स्थल लास्ट है। ठीक है। और वैसे पश्चिमी स्थल कौन सा मित्रों? वैसे सुतका गंडोर है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और इस सभ्यता का विस्तार इस प्रकार से त्रिभुजाकार ट्राइंगल रूप में ये सभ्यता फैली हुई है। ठीक है, यूं थोड़ा सा ये त्रिभुज इधर बन गया और इधर बन गया, तो इस प्रकार से ये सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। और इसके साइटें जो अपन ने थी वो पढ़ ली है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी। कई बार क्या कहता है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा, सुदूर उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सबसे उत्तरी स्थल अफगानिस्तान में पड़ते हैं इसके, सबसे उत्तरी स्थल। ये तो भारत में है, तो सबसे उत्तरी स्थल कई बार कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा भी दे देता है एग्जामिनर। तो सुदूर उत्तरी स्थल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। एक का नाम है सोर्तुगई और एक का नाम है मुंडीकाक, ये सुदूर उत्तरी स्थल है। सोर्तुगई और एक का नाम है मुंडीगाक। ये कहां पड़ते हैं? ये पड़ते हैं अफगानिस्तान में। ये सबसे उत्तरी स्थल है, सुदूर, सबसे दूरी पर स्थित उत्तरी स्थल है ये। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। और इसका आकार मैंने लिखा नहीं है, तो आकार भी लिख देता हूं। इसका आकार है त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार में फैली हुई सभ्यता है। जैसे राजस्थान का आकार है ना पतंगाकार, उसी प्रकार से ये त्रिभुजाकार सभ्यता है, त्रिभुजाकार में फैली हुई है। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, 12,99,760 वर्ग किलोमीटर में है। और कई बार पेपर में क्या कि पीछे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, उससे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ 18 में, तो इसमें प्रश्न नॉर्मल पूछा गया, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा स्थल बलूचिस्तान में नहीं है। ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के पंजाब में नहीं है, सिंध में नहीं है। तो ऐसे प्रश्न डायरेक्टली आ जाते हैं। तो अपने को यह भी ध्यान रखना कि कौन सा स्थल पंजाब में है, कौन सा स्थल बलूचिस्तान में है, कौन सा स्थल गुजरात में है। थोड़ा सा इतना आइडिया अपने को होना चाहिए। तो अब आपको ही पता है 2,500 स्थल है, 2,500 तो अपन याद नहीं रख सकते, अपने को 20, 25, 30 तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो उनके नाम बहुत ही जरूरी है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, तो थोड़ा सा ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो हमने इस क्लास में 2-3 चीज़ों की डिस्कस की है। और एक हमने पढ़ा है सबसे पहले इसकी खोज के बारे में, इसके बाद में हमने पढ़ा है इसके नामकरण के बारे में, इसके बाद में पढ़ा है अपन ने विस्तार के बारे में, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके काल के बारे में कि इसका समय कब से कब तक था। ये प्रश्न बहुत पॉपुलर है और पेपर में आता भी है। कई बार पूछ लेते हैं कि जॉन मार्शल के हिसाब से टाइम क्या क्या था इस सभ्यता का। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि
कार्बन डेटिंग पद्धति या C14 के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम क्या है, या सामान्य रूप से आपसे पूछ लेते हैं कि इस सभ्यता का कालक्रम क्या है, तो सामान्य रूप से अपन एनसीईआरटी का काल मान सकते हैं कि एनसीईआरटी क्या बताती है इस सभ्यता के बारे में। तो एनसीईआरटी इस सभ्यता के बारे में बताती है कि ये सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी और 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता थी। तो थोड़ा कालक्रम के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो कालक्रम, ये परिचय पढ़ रहे हैं अपन और परिचय में 3-4 बात कर चुके हैं और अब बात कर रहे हैं अपन कालक्रम की। कालक्रम निर्धारण करने का काम सबसे पहले किया था जॉन मार्शल ने, क्योंकि एएसआई के डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल थे, और जॉन मार्शल के डायरेक्शन में ये सब काम हो रहा था, तो नाम भी जॉन मार्शल ही देंगे और काम भी जॉन मार्शल करेंगे और कालक्रम भी कौन बताएंगे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल पुरातत्वविद तो थे ही, तो उनको एक अभिलेख मिलता है मेसोपोटामिया में। उस मेसोपोटामिया के अभिलेख का नाम है सारगोन अभिलेख, और सारगोन अभिलेख में इस सभ्यता के बारे में लिखा गया, इस सभ्यता के बारे में लिखा गया कि इस सभ्यता के साथ में हम व्यापार करते थे। और जो सारगोन अभिलेख है ना, उस अभिलेख के बारे में जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो अभिलेख है ना, ये 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच का है, और इसी काल में भारत में कौन सी सभ्यता थी? हिंदू सभ्यता थी, तभी तो उसका जिक्र मिलता है वहां पर। तो उस अभिलेख के आधार पर 1931 में सबसे पहले इस सभ्यता के काल का निर्धारण किया था जॉन मार्शल ने। तो आपसे पूछ ले कि सबसे पहले नाम किसके द्वारा दिया गया? जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। सबसे पहले काल निर्धारण किसके द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा किया गया 1931 में। सारगोन अभिलेख के आधार पर मेसोपोटामिया में जो मिला है, उस अभिलेख के आधार पर 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम है, वो कौन बताते हैं? जॉन मार्शल बताते हैं, जो एएसआई के महानिदेशक हुआ करते थे। तो कालक्रम की बात कर लेते हैं मित्रों। और कालक्रम सबसे पहले किसने बताया? जॉन मार्शल ने बताया था। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार पहली बात तो ये याद याद रखना, सबसे पहले काल निर्धारण किया था इन्होंने। सबसे पहले काल निर्धारण करने का काम सिंधु सभ्यता के बारे में किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। किसके आधार पर किया? सारगोन अभिलेख के आधार पर। सारगोन कहां से मिला? मेसोपोटामिया से मिला। मिसो से नहीं मिला, मेसोपोटामिया से मिला था, सारगोन अभिलेख के आधार पर। सारगोन अभिलेख के आधार पर, ठीक है। कब किया? 1931 में किया, याद रखना, क्योंकि सबसे पहला इसलिए अपने उस समय याद रखना है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। और क्या टाइम बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के जो 20 का काल है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। तो सबसे पहले काल निर्धारण करने का काम करते हैं जॉन मार्शल। इनको याद रखना है, बाकी की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में एनसीईआरटी के हिसाब से भी थोड़ा सा याद रख लेना। सामान्यतः एनसीईआरटी बताती है कि ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी और आपके 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन हो गया था। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, वो एनसीईआरटी के हिसाब से है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद जिसको अपन कहते हैं, उसके हिसाब से है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक तरीका है काल को नापने का। कार्बन 14 से अपन काल निर्धारण करते हैं, जिसको अपन C14 पद्धति कहते हैं या कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, क्योंकि काल निर्धारण करने में कार्बन संख्या 14 को काम में लेते हैं। तो कार्बन डेटिंग पद्धति या C14 के हिसाब से भी प्रश्न आता है कि इसका काल कब से कब तक था। तो C14 के अनुसार या कार्बन 14 के अनुसार या यूं कहें कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार मित्रों 2300 ईसा पूर्व से यह सभ्यता शुरू होती है और 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता चलती है। और इसी काल को स्वीकार किया 2-3 इतिहासकारों ने, ठीक है। जैसे एक इतिहासकार है रोमिला थापर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। रोमिला थापर के अनुसार भी ये सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में थी। और इसी काल को स्वीकार किया है धर्मपाल अग्रवाल ने, जिसको अपन डीपी अग्रवाल भी कहते हैं। डीपी अग्रवाल के हिसाब से भी यही टाइम है।
एक इतिहासकार है जिसका नाम है सीजे गैड। सीजे गैड नाम के इतिहासकार है, और वो कहते हैं कि ये सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और 1750 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई। ये सीजे गैड के हिसाब से। सीजे गैड मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने जो सिंधु सभ्यता में मुद्राएं मिली है ना, सिक्के वगैरह मिले हैं, उन मुद्राओं के आधार पर इसका काल निर्धारण किया है। तो मुद्राओं के आधार पर काल निर्धारण करने का काम सीजे गैड करते हैं। बाकी इनको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एनसीईआरटी का, कार्बन डेटिंग पद्धति का और जॉन मार्शल का याद रखना है। यही महत्वपूर्ण है क्योंकि जॉन मार्शल पहला व्यक्ति है जिसने इसको नाम दिया और जिसने इसका काल निर्धारण किया। तो अपन इस परिचय में कई सारी बातें कर चुके हैं मित्रों, और क्या क्या पढ़ चुके हैं वो भी देख लो आप लोग। तो हमने पढ़ा इसके बारे में, खोज कैसे हुई इसकी, नाम कैसे रखे गए इसके, विस्तार कैसे था इसका, और इसका कालक्रम कैसे था। अब बच गया निर्माता, और निर्माता के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और नौकरी प्राप्त कर लें अच्छे से। थैंक यू सो मच।